हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी पेपर में पीवाईक्यूज की रिलेवेंसी आप लोगों को अच्छे से पता होगी। अगर कोई पर्सन, ठीक है, जो ये एग्ज़ाम देना चाह रहा है वो अच्छे से पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है, उसके सॉल्यूशन को अच्छे से डिटेल वे में समझा है, डिस्कस किया, पढ़ा है, तो वो पेपर को कुछ हद तक ईजिली सॉल्व कर सकता है। और हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इससे मतलब डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्ट वे में आ जाते हैं। तो हम अपने चैनल पे पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगा कि एक सब्जेक्ट का वीडियो एक रहे, बट अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है, मतलब वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, तो 2 से 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा इसलिए है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट भी उसमें बना रहे और ज़्यादा बर्डन भी ना हो, बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे? एंशिएंट एंड मेडुअल हिस्ट्री पीवाईक्यूज़। कोशिश रहेगा कि एक पार्ट में हो जाए, अगर एक पार्ट में नहीं होता है तो ये 2 पार्ट में ये एंशिएंट और मेडुअल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं 2011 में कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा हुआ है, इस सब्जेक्ट में पूछा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दे रखा है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, आप पेपर में जब ऐसा आता है तो सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 2 स्टेटमेंट दे दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए अब स्टेटमेंट देखते हैं। इट वॉज प्रिडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। देखो सबसे पहला काम आप लोग का क्या होता है, जैसे जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में उनको अंडरलाइन या ऐसे सर्कल करते रहिए, जैसे क्वेश्चन कह क्या रहा है इसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, बार बार ना पढ़ना पड़े। तो क्या कह रहा है, इट वॉज प्रिडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट थ्रू प्रेजेंट टुडे डिड नॉट डोमिनेट द सीन। हाँ ऐसा तो है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था, वो पर्टिकुलर किसी रिलीजियस को ऐसा प्रमोट वगैरह नहीं करता था। सबसे पहला सेक्युलर सिविलाइजेशन होता क्या है, सेक्युलर सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेकुलर सिविलाइजेशन का मतलब वो स्टेट या वो कम्युनिटी जो किसी रिलीजियस को नहीं प्रमोट करे, ना ही उसके अगेंस्ट जाए, मतलब कि न्यूट्रल रहे, उसको रिलीजियस एलिमेंट से कोई भी मतलब ना हो। ठीक है, वो न्यूट्रल रहे। तो हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेकुलर सिविलाइजेशन था, और जैसा रिलीजियस एलिमेंट अभी प्रेजेंट में हमें देखने को मिलता है वैसा रिलीजियस एलिमेंट उस टाइम पे नहीं था। ये बात सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। फर्स्ट सही है, मतलब ये और ये हो सकता है। यहाँ से हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। कह रहे इंडस वाले सिविलाइजेशन पीरियड में क्या कॉटन यूज होता था फॉर मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, क्योंकि मेहरगढ़ से इसके एविडेंसेस मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ और मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो, तो ये ध्यान दीजिएगा, कॉटन का जो एविडेंस है मेहरगढ़ और मोहनजोदाड़ो दोनों से मिला हुआ है, तो कॉटन भी उस टाइम पे यूज होता था। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आइए देखते हैं, देखिए सी आंसर, सॉल्यूशन को देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। कैसे? इंडस वैली पीपल यूज टू वर्शिप ट्रीज और एनिमल्स। हाँ, इंडस वैली पीपल अभी पीछे हमने देखा ना, किसी आइडल वर्शिप वगैरह पर बिलीव नहीं करते थे। ये नेचर जो होता है, नेचर को वर्शिप करते थे, जैसे कि ट्रीज और एनिमल्स। नो ट्रेस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस हैज बीन फाउंड एट एनी साइट्स। किसी भी साइट से कोई रिलीजियस प्रैक्टिस का एविडेंस वगैरह नहीं मिला। हरप्पन रिलीजन को नॉर्मली एनिमिज्म एनिमिज्म कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? वर्शिप ऑफ ट्रीज, स्टोन एक्सेट्रा। ठीक, अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कैसे? In 1929, cotton textile fragments were found from Mohenjo-daro. Also, cotton seeds nearby Mehergarh. मोहनजोदाड़ो से क्या मिला था 1929 में? कॉटन टेक्सटाइल फ्रेगमेंट्स। ठीक, और मेहरगढ़ से कॉटन सीड्स भी मिला। तो इन दोनों बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे कॉटन टेक्सटाइल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से यूज होती थी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से मिला ये जरूर ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदाड़ो और मेहरगढ़ से कॉटन के एविडेंसेस मिले। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। समझ में आया ना? चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। ये कह रहा है जैन फिलोसफी क्या मानती थी, ये जो वर्ल्ड है वो किसके द्वारा क्रिएट और मेंटेन किया जाता है? तो जैन फिलॉसफी का ये मानना था कि वर्ल्ड यूनिवर्सल लॉ के द्वारा क्रिएट और मेंटेन किया जाता है। देखिए यूनिवर्सल लॉ, जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉज।
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जैन फिलॉसफी का मानना था कि वर्ल्ड किसके द्वारा क्रिएट और मेंटेन किया जाता है, यूनिवर्सल लॉज के द्वारा। ये कुछ और भी जैनिज्म के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स है, इसको भी देख लीजिए। फर्स्ट जैन तीर्थंकारा कौन थे, ऋषभनाथ। यहाँ पे महावीरा 24th और लास्ट तीर्थंकारा थे। इन लोगों का नाम याद रखिएगा, ये फर्स्ट है, ये 24th और लास्ट है। ठीक। जैनिज्म डिड नॉट कंडेम द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण सिस्टम पे जैनिज्म बिलीव नहीं करता था, मतलब उसको सपोर्ट नहीं करता था। जैनिज्म बिलीव इन थियरी ऑफ कर्मा। जैनिज्म का बिलीव किस में था, थियरी ऑफ कर्मा पे। बोथ आइडिया ऑफ री इनकारनेशन एंड यूनिवर्सल सोल आर एक्सेप्टेड इन जैनिज्म। देखो, यूनिवर्सल सोल से तो क्वेश्चन पूछ लिया, अब आगे यूपीएससी ये भी पूछ सकता है, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये तो पूछ लिया यूनिवर्सल सोल किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, मतलब सॉरी जैन फिलोसफी का क्या मानना था, वर्ल्ड किसके द्वारा क्रिएट और मेंटेन किया गया, यूनिवर्सल लॉ। ये आइडिया ऑफ री इनकारनेशन पर भी क्वेश्चन कभी भी पुट ऑन कर सकते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। दोनों आइडिया ऑफ री इनकारनेशन और यूनिवर्सल सोल किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, जैनिज्म के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स with Southeast Asia across the Bay of Bengal. For this premises of the early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing solution and solutions? ये कह रहा है, देखो इंडिया अपने हिस्ट्री टाइम से कल्चरल कॉन्टैक्ट्स और ट्रेड लिंक कहाँ से कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया से। कैसे, बे ऑफ बंगाल के रूट से। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आखिर वही रूट जो बे ऑफ बंगाल वाला रूट है, इंडिया कल्चरल कॉन्टैक्ट और ट्रेड लिंक्स के लिए क्यों यूज करता था। मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें से सॉल्यूशन क्या होगा, क्या रीजन होगा। ठीक है, तो आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया हैड बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एंशियंट एंड मेडिवल टाइम्स। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ये रीज़न नहीं होगा कि इंडिया बे ऑफ बंगाल वाला रास्ता हमेशा चूज़ किया करता था। नेक्स्ट क्या है, रूलर ऑफ साउदर्न इंडिया ऑलवेज पैट्रोनाइज ट्रेडर्स, ब्राह्मण प्रेस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्ग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये भी नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस ये दोनों नहीं होंगे। थर्ड क्या कह रहा है, मॉनसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सीवोवेट्स, ये सही है, क्योंकि इंडिया मॉनसून विंड के बारे में पहले से ही जानती थी। ठीक है, मतलब इंडियंस को नॉलेज था मॉनसून विंड्स के बारे में, जो कि किस में हेल्प करते थे, बे ऑफ बंगाल वाला जो रूट था उसमें ट्रैवल करने में बहुत हेल्पफुल होता था। इसीलिए हमेशा कल्चरल कॉन्टैक्ट और ट्रेड लिंक साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया का रहा है। कैसे, अक्रॉस बे ऑफ बंगाल। देखो, मॉनसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सीवोवेट्स, ये समझ में आ रहा है ना, ये वाली बात कर रहे, एक मिनट, ये यहाँ से। ठीक है, देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इंडियंस हैव बीन फैमिलियर विद द मॉनसून विंड्स। इंडियन मॉनसून विंड से फैमिलियर हुआ करते थे, कब से, गुप्ता एरा से ही फैमिलियर थे। द बे ऑफ बंगाल्स मॉनसून विंड मेड सी ट्रैवल ईजियर। अभी पीछे मैंने बताया ना कि सी ट्रैवल बे ऑफ बंगाल वाले रास्ते से इस मॉनसून विंड्स की वजह से बहुत ईजी हो गया था। This was primary factor in the India's early commerce and cultural connection with the Southeast Asia. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2011 में एंशियंट और मेडवल्स में 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। पहले क्या था, कुछ ईयर्स के लिए एंशियंट और मेडवल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए थे, बट रीसेंट 2-3 सालों में आप लोगों ने देखा होगा ये फिर रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, इस पर हमें ध्यान देना होगा। अब हम देखते हैं 2012 में कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एंशियंट और मेडवल हिस्ट्री में। ठीक, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। ये कह रहा है एंशियंट इंडिया में जो साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, कह रहा है इसमें से करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन यही पूछ लेना, करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो, हमें करेक्ट बताना। सबसे पहले साइंटिफिक प्रोग्रेस एंशियंट इंडिया में किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा हुआ था, गुप्ता पीरियड में। ठीक है, गुप्ता पीरियड में, ये ध्यान दीजिएगा। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वर इन कॉमन यूज बाय द 1st century AD। देखो 1st century AD कब की बात कर लिया, गुप्ता एरा की। तो ये क्या कह रहा है कि जो स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था, क्या 1st century AD में ये यूज़ में था, कॉमन यूज़ में था। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। 1st century AD में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉमन यूज़ में था। और पहले सर्जन किसको कहा जाता है, सुश्रुता को। ठीक है, इनको फर्स्ट सर्जन कहा जाता है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, एलिमिनेट हो गया। चलिए, ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी बिगेन इन 3rd सेंचुरी एडी। देखो, कह रहा है 3rd सेंचुरी एडी में क्या ट्रांसप्लांटेशन, इंटरनल ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन बॉडी में स्टार्ट हो गया था? नहीं, ये तो काफ़ी बाद में हुआ था, और ये बारीकी वाली चीज़ भी है ना। अब खुद सोचो, इंटरनल ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट साइंटिफिक प्रोग्रेस का एंशिएंट इंडिया में नहीं हुआ था, तो सेकेंड नहीं होगा। करेक्ट पूछा है, सेकेंड नहीं होगा, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ? सी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वॉज नोन इन द 5th सेंचुरी एडी। साइन ऑफ एन एंगल, कह रहा है 5th सेंचुरी एडी में क्या जो साइन ऑफ एन एंगल का कॉन्सेप्ट था वो नोन था, मतलब कि उसके बारे में सबको मालूम था। हाँ, इसके कौन फाउंडर है? ये जो है साइन ऑफ एन एंगल के फाउंडर कौन है? आर्यभट्ट। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। और आर्यभट्ट किसके टाइम के थे? गुप्ता पीरियड के। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन इन 7th सेंचुरी एडी, ये भी सही है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में 7th सेंचुरी एडी में लोगों को पता था, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट लोगों को पता था। किसके द्वारा ये किया गया था? ब्रह्मगुप्त, सॉरी, ब्रह्मगुप्त। ठीक, जिनको फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोलॉजर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपने देखा, ये मतलब डायरेक्टली आंसर आप कर लिए, बट पीवाईक्यूज का यही मतलब ही होता है कि आप चारों स्टेटमेंट्स को एक एक बार करके पढ़ लीजिए। आंसर मिल गया सी, आंसर हमारा सी। समझ में आया? आइए देखते हैं। देखो, सुश्रुता हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड एज फर्स्ट सर्जन। सुश्रुता को फर्स्ट सर्जन कहा जाता है। ही वॉज यूज he used S type and U type instrument and has also documented plastic surgery। ठीक, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का कोई प्रूफ 3rd सेंचुरी एडी से नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी बात भी हो जाती है ना। स्टेटमेंट थर्ड, आर्यभट्ट हैज़ बिन गिवन साइन एंगल। अभी हमने पीछे देखा साइन एंगल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसके फाउंडर कौन थे? आर्यभट्ट। और रिवर्स साइन एंगल के बारे में भी आर्यभट्ट ने ही दिया था। अपनी बुक सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने रिवर्स साइन एंगल और साइन एंगल के बारे में मेंशन किया था। ठीक, तो बुक का भी नाम याद रखिएगा। स्टेटमेंट 4, ब्रह्मगुप्त वॉज नोन टू गिवन द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इनको इंडियन एस्ट्रोनॉमर, इंडियन फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर भी कहा जाता है। ठीक है, इनको इंडियन फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर भी कहा जाता है। ठीक, ब्रह्मगुप्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखते हैं। With reference to guilds Shreni of ancient India that played a very important role in the country's economy, which of the following statement are true? देखो, इसमें पूछा है गिल्ड, एंशियंट इंडिया में जो गिल्ड हुआ करते थे, जो कि कंट्री की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, उनके बारे में स्टेटमेंट दे रखा है और पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। सबसे पहले गिल्ड्स का मतलब क्या होता है बताइए? गिल्ड्स विवर्स, ज्वेलर्स और आइवरी कार्वर्स के ग्रुप मेंबर्स को कहते हैं, मतलब कि ये तीनों लोग का एक ग्रुप, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हुआ करते हैं। ठीक है, ये लोग मिल करके ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन? विवर्स, ज्वेलर्स और आइवरी कार्वर्स। ठीक, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। अब मान लो जैसे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे एंशियंट इंडिया में ग्रुप्स हुआ करते थे, जिसमें कौन कौन होता था? ज्वेलर्स, विवर्स और आइवरी कार्वर्स। ये लोग मिल करके अपना जो भी रेट वगैरह होता था, सामान का रेट फिक्स करना, प्राइस फिक्स करना, ये काम किया करते थे। ठीक, और इसी का ही मेंबर एक हेड हुआ करता था, जो कि इस पूरे ग्रुप को, गिल्ड को चलाता था। गिल्ड का मतलब समझ में आया? ऐसे ही एक ये है, एक ये है, मतलब अलग अलग ऐसे हुआ करते थे। तो आइए अब स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग हु वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। ये गलत है, क्योंकि गिल्ड रजिस्टर्ड भी नहीं होता था और गिल्ड का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किंग नहीं हुआ करते थे, बल्कि इसी ये जो मेंबर्स हैं ये एक मेंबर को बनाते थे। ठीक है, उसी का ही एक मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुआ करता था गिल्ड का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा हमारा। ठीक, यहाँ से थर्ड, दोनों में थर्ड है, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही है। क्या कह रहे हैं? गिल्ड हैज़ जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स। सही है, ठीक है, सही बात है कि जो भी मेंबर्स हुआ करते थे, इनका जुडिशियल पावर इन्हीं के पास होता था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वेज, रूल ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइस वॉज फिक्स बाय द गिल्ड। अभी मैंने पीछे बताया ये गिल्ड क्या काम करते थे?
गिल्ड में होता कौन कौन था? ज्वेलर्स, वेवर्स और आइवरी कार्वर्स। ये तीनों लोग मिल करके ये जो रेट, रूल ऑफ वर्क्स, स्टैंडर्ड्स, प्राइसेस, ये सब फिक्स किया करते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, सी होगा इसका आंसर। देखिए, आइए समझते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि गिल्ड्स कौन होता था? प्रोफेशनल बॉडीज of jewelers, weavers, and ivory carvers who came together to control quality production, create sound business ethics, and maintain fair wages and prices. Each guild has its own chief assisted by others. समझ में आया? मतलब कि ऐसे एक ग्रुप होता था जिसमें कौन कौन होते थे? ज्वेलर्स, वेवर्स, आइवरी कार्वर्स। ये क्या करते थे? प्रोडक्शन की क्वालिटीज़, वेजेस, प्राइसेस, ये सारी चीज़ों को फिक्स करते थे। और ऐसे बहुत सारे गिल्ड्स हुआ करते थे, और इसी का ही एक मेंबर उनका चीफ होता था। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। रामायणा एंड मेनी प्लेस फ्रॉम द गुप्ता पीरियड एंड तमिल संगम लिटरेचर वर इन डिटेल अबाउट द ट्रेड गिल्ड और श्रेणी। ये जो ट्रेड गिल्ड या श्रेणी के बारे में बात किया गया है, उसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? रामायण और बहुत सारे गुप्ता पीरियड के बहुत सारे प्लेस के द्वारा हमें श्रेणी के बारे में देखने को मिलता है, एविडेंस मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। गिल्ड मेंबर्स वर इंटाइटल्ड टू इम्पीच एंड पनिश अ चीफ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मतलब कि जुडिशियल पावर किसके पास था? गिल्ड मेंबर्स के ही पास था। ओवरऑल इसका कहने का मतलब यही है, जुडिशियल पावर गिल्ड का किसके पास था? मेंबर्स के ही पास था। मतलब इसमें किंग का कोई भी रोल नहीं हुआ करता था, जो भी था ये एक मेंबर्स अपना ग्रुप ही सब कुछ अपना डील कर लेता था। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिलीजियस ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वर प्राइमरली ऑफ। अर्ली वैदिक आयरन का रिलीजन क्या था? भक्ति नहीं, इमेज वर्शिप नहीं, इमेज वर्शिप तो लेटर वैदिक में आया था, लेटर वैदिक में। ठीक है, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, हाँ ये था। भक्ति भी बाद में आया था। ठीक, तो सी होगा। अर्ली वैदिक आर्यंस कब था? सॉरी, अर्ली वैदिक आर्यंस में रिलीजन क्या था? नेचर की वर्शिप और यजनास के बारे में था, यज्ञ वगैरह वो लोग किया करते थे। और नेचर की वर्शिप मतलब रिवर, ट्रीज। इसीलिए तो ऐसे थे कि इंद्र किसके गॉड? रेन के, थंडरस्टॉर्म के, ऐसा था। ठीक है, देखो, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। सॉल्यूशन देखते हैं। वैदिक आर्यंस किसको वर्शिप करते थे? फोर्स ऑफ नेचर एज गॉड। अभी पीछे बताया ना, जैसे इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण। ठीक है, मदर अर्थ एंड रिवर स्पेशली सरस्वती वर वर्शिप्ड एज द गॉडेस। याद रखिएगा, सरस्वती की पूजा की जाती थी। ठीक है, एज अ गॉडेस। यजनाज मेथड ऑफ वर्शिप था, मतलब यज्ञ वगैरह जो था वो उस टाइम पे मेथड ऑफ वर्शिप हुआ करता था। दैट इन्वॉल्व ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस, इट इंक्लूड वैदिक चैंट्स, समनाज सिंगिंग एंड ए सेक्रीफिशियल मंत्रा। द वैदिक मंत्र वॉज चैंटेड वाइल सेक्रीफाइसिंग हवन सामग्री इन द फायर ड्यूरिंग अ यजनाज। मतलब यज्ञ कैसे करते हैं? हवन सामग्री को जो ऐसे हवन कुंड होता है उसमें डाला करते थे, और उस टाइम पे क्या करते थे? वैदिक मंत्रास को चैंट किया करते थे। मतलब कि हवन सामग्री जब हवन कुंड में डालते थे तो उस टाइम पे वैदिक मंत्रास को बोला करते थे। ठीक, यही होता है यजनास। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था? नेचर की पूजा होती थी। अभी यहाँ देखा है, इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, नेचर को एज अ गॉड मान करके पूजा करते थे, और यज्ञ वगैरह हुआ करता था। ठीक है, लेटर वैदिक में आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, लेटर वैदिक में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्या कर रहा है? विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये कह रहा है एंशियंट इंडिया में, अभी मैंने पीछे बताया ना कि बुद्धिज्म जैनिज्म यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इस पे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में कॉमन पूछ लिया, दोनों में कौन सी सिमिलैरिटीज थी? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज थी, ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ, ये देखते हैं स्टेटमेंट। पहला क्या है? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पिनांस एंड एंजॉयमेंट। पिनांस एंड एंजॉयमेंट, एक्सट्रीमिटीज, ये जैनिज्म का था। जैनिज्म का ये मानना था कि कण कण में जान होती है। ठीक है, इसीलिए वो लोग कहते थे ना कि एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए, इससे सॉयल में भी जान है, उससे भी दिक्कत होती है। मतलब पिनांस और एंजॉयमेंट का एक्सट्रीमिटीज़ ये किसके में था? जैनिज्म में था, बट ये बुद्धिज्म में नहीं था। तो ये डिसिमिलैरिटीज़ हो गया, ना कि सिमिलैरिटीज़। मतलब कि फर्स्ट
फर्स्ट हमारा आंसर क्या हो गया? बी, सेकंड एंड थर्ड। तो आइए देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, सही है कि वेदास पे जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों बिलीव नहीं करते थे, मतलब दोनों इसके अगेंस्ट थे। थर्ड क्या कह रहा है? डिनाइयल ऑफ इफिशियंसी ऑफ रिचुअल्स, सही है, रिचुअल्स को दोनों डिनाई करते थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म। देखो सेकंड थर्ड देखते हैं। इसमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दोनों हम देखते हैं। सिमिलैरिटीज क्या क्या है? बोथ वर इन्फ्लुएंस्ड बाय उपनिषद आइडियोलॉजी, दोनों उपनिषद आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, ठीक। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों उपनिषद आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। दूसरा क्या कहता है? बोथ ग्रुप वेलकम मेंबर फ्रॉम द वेरियस क्लासेस, वेरियस सोशल क्लासेस, हाँ, दोनों ग्रुप मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों में हर सोशल क्लासेस के मेंबर्स अलाउड थे। ऐसा नहीं है कि कोई अलाउड है कोई नहीं अलाउड है, ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों में हर सोशल क्लासेस के मेंबर्स अलाउड थे। ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है? बोथ बिलीव्ड इन निर्वाणा साल्वेशन फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ परपीचुअल बर्थ एंड डेथ। देखो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों का ये मानना था कि अगर हमें निर्वाणा चाहिए, साल्वेशन चाहिए, तो ये जो जन्म मृत्यु की साइकिल है उससे बाहर निकलना होगा, तभी किसी पर्सन को निर्वाणा मिल सकता है, ठीक। और क्या सिमिलरिटीज है? बोथ प्लेस्ड मोर एम्फेसिस ऑन मोरल प्रिंसिपल्स, हाँ, दोनों का मतलब मोर एम्फेसिस कहाँ था? मोरल प्रिंसिपल्स पे था। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों मोरल प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा बिलीव किया करते थे, ठीक। अब डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं। Jainism upheld more comprehensive understanding of life. Every element of nature, both living and non-living, is said to have its own soul. अभी पीछे हमने डिस्कस किया ना कि जैनिज्म का ऐसा मानना था कि वो लिविंग हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबके पास उसका सोल होता है, सब में जान होती है, ऐसा जैनिज्म मानता था। बल्कि बुद्धिज्म इस आइडियोलॉजी को नहीं मानता था, ठीक है, बुद्धिज्म इनको नहीं मानता था। दूसरी डिसिमिलरिटीज क्या है? जैनिज्म बिलीव दैट मेन एंड वुमेन हु आर हाउस होल्डर्स कैन नॉट फाइंड साल्वेशन। देखो जैनिज्म का क्या था, ऐसे उन्होंने बाइफरकेट किया था जेंडर को अलग अलग। वो मेन और वुमेन जो हाउस होल्ड से कनेक्टेड है वो उनको कभी भी निर्वाणा नहीं मिल सकता है, ऐसा बुद्धिज्म में नहीं था। बुद्धिज्म मैन एंड वुमेन नहीं कहा था, उनका कहना था कि पर्सन जो कि हाउस होल्ड वगैरह से इन्वॉल्व है उनको साल्वेशन नहीं मिल सकता है, ठीक, लिखा हुआ है ना। बुद्धिज्म विच डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन जेंडर्स, जेंडर्स के बेसिस पे नहीं। जैनिज्म डायरेक्टली बोले थे मैन एंड वुमेन जो कि हाउस होल्डर्स हैं, हाउस से कनेक्टेड है, मतलब घर बार में ही रह जा रहे हैं, उनको किसी भी तरह से साल्वेशन या निर्वाणा नहीं मिलेगा। बट बुद्धिज्म ऐसा नहीं था, बुद्धिज्म का कहना था वो पर्सन, ठीक है, उन्होंने जेंडर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं किया था, ठीक। आई होप सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज जैनिज्म और बुद्धिज्म में आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, with reference to the religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue which of the following practices? ये मेडवल इंडिया से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मेडवल इंडिया में जो सूफी मिस्टिक थे वो क्या परस्यू करते थे, क्या परस्यू करने के लिए जाने जाते थे? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट बताना है। मतलब कि जो सूफी मिस्टिक्स थे वो क्या फॉलो करने के लिए जाने जाते थे? परस्यू मतलब फॉलो करना होता है। देखते हैं, मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, हाँ देखो सूफी मिस्टिक्स कौन थे? जो गॉड को सर्च करते थे। ये क्या मानते थे? स्पिरिचुअल लेवल पे गॉड को सर्च करना, स्पिरिचुअल लेवल पे ये गॉड को सर्च करना चाहते थे, ठीक है। तो ये कैसे, मतलब किस चीज़ को फॉलो करने के लिए, किस चीज़ को परस्यू करने के लिए जाने जाते थे, ये पूछा हुआ है। मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, हाँ, इनको लगता था कि हम मेडिटेशन करके ब्रीथ को कंट्रोल करके हम भगवान को पा सकते हैं, ठीक है, ये इनका स्पिरिचुअल था, मतलब भक्ति की तरफ था। सेवर एस्केटिक एक्सरसाइज इन द लॉनली प्लेसेस, हाँ, अकेले शांत में बैठ करके एस्केटिक एक्सरसाइजेज वगैरह करने से ये गॉड को पा सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा भी मानते थे। थर्ड क्या है? रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अरोज अ स्टेट ऑफ इकास्टी इन देयर ऑडियंस, ये भी सही है, मतलब डी आंसर होगा। ये देखते हैं, देखो डी, यहाँ देखते हैं, सूफिज्म मिस्टिक ब्रांच ऑफ इस्लाम, इस्लाम का एक मिस्टिक ब्रांच हुआ करता था। ये क्वेश्चन कहाँ से है? जैसे भक्ति एंड सूफी कल्ट, ठीक है, दोनों साथ ही में था, एक ये हिंदू से था और ये इस्लाम, बट दोनों का मानना एक ही चीज़ था, हाउ टू सर्च गॉड, भगवान को कैसे पाया जाए, ठीक। सबका मतलब अलग अलग चीज़ें करने का तरीका था। तो सूफिज्म का क्या था? यही सब है, फोकसेस ऑन लव एंड डिवोशन टू गॉड, डिवोटी एक्सप्रेशन फॉर म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक डांस करके और ब्रेथ को कंट्रोल करके, मेडिटेशन करके, ऐसे करके भगवान को पाया जा सकता है। और कैसे?
दे ऑल्सो यूज टू परफॉर्म सेवर एस्केटिक एक्सरसाइज इन लोनली प्लेसेस पे एस्केटिक एक्सरसाइजेस वगैरह करके। स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है। प्रैक्टिस ऑफ समा क्या था? म्यूजिकल परफॉर्मेंस दैट एम्स टू इलिक्ट अ मिस्टिकल फीलिंग ऑफ इकास्टी। मुरीद or disciples must pass through the countless phases while engaging in the spiritual activities in lonely sitting। मतलब कि गाना वाना गा करके सिंग करके स्पिरिचुअल लेवल पे गॉड को पाया जा सकता है। सूफिज्म का यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है, सूफी मिस्टिक्स का यही कॉन्सेप्ट था। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2012 में जो भी क्वेश्चंस एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से पूछे हुए थे वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 2013 में एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से यूपीएससी प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट बताना है कि इंडस वैली पीपल के लोग के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है उसमें से कौन कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कह रहा है। दे पॉजेस्ड ग्रेट पैलेसेस, नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट पैलेसेस वगैरह नहीं हुआ करते थे, ठीक। ये तो क्लियरली लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंडस वाले सिविलाइजेशन से मदर गॉडेस के बहुत सारे स्टैचू वगैरह एविडेंस एज एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, मतलब कि आंसर हमारा बी होगा। नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि सेकंड सही है, तो हमारा आंसर बी होगा। थर्ड क्या कह रहा है देखते हैं। दे इम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट, देखो इसको लेकर के यूपीएससी में बहुत सारे डिलेमा हैं, बट यूपीएससी इसको यही मानी है कि हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का कोई भी एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिला है, ठीक। तो हमारा आंसर बी होगा। आइए देखते हैं, देखो बी सेकेंड ओनली। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। नो बिल्डिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली विच कैन रिजेंबल्स अ टेम्पल ऑल्दो ग्रीन बाथ मे हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पस फॉर द इंडस वैली पीपल, ठीक है। ग्रेट पैलेसेस वगैरह जो लिखा हुआ था, तो ग्रेट पैलेसेस की तरह कोई बिल्डिंग्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से एज एविडेंस नहीं मिली है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फिगराइन रिसेंबलिंग फीमेल डीटीज, अभी पीछे बताया ना, फीमेल डीटीज वगैरह का भी हमें एविडेंस मिलता है, और मेल गॉड्स के भी एविडेंस इंडस वैली से मिलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नो ट्रेस ऑफ हॉर्स हैज़ बीन फाउंड इन द इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हॉर्सेस के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या पूछा है? चाइनीज ट्रैवलर युवन चवांग, जिसको ह्यून तशांग भी बोलते, ठीक है, हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ह्यून तशांग जो कि इंडिया में आया और उस टाइम में इंडिया में जो भी जनरल कंडीशंस और कल्चर थे उनके बारे में उन्होंने रिकॉर्ड किया, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये कह रहा है ह्यून तशांग जो कि इंडिया में आए थे और इंडिया के बारे में उस टाइम का जो भी जनरल कंडीशन और कल्चर वगैरह था उसको रिकॉर्ड किए थे, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखा है। ये पूछ रहा है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स ह्यून तशांग द्वारा दिया गया था इंडिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। देखते हैं। रोड्स एंड रिवर्स रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, देखो कम्प्लीटली ये एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया। यूपीएससी पेपर सॉल्व करने में एक्सट्रीम वर्ड का भी बहुत मेजर रोल होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि ह्यून तशांग ने ऐसा मेंशन किया था कि उस टाइम पे रोड्स और रिवर्स कम्प्लीटली इम्यून थे रॉबरी से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कम्प्लीटली इम्यून हो ही नहीं सकता, ठीक है। बल्कि ह्यून तशांग की चीज़ें बहुत बारी गायब हुई हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। देखो यहाँ से क्लियर हो गया सेकंड थर्ड। अब सेकंड थर्ड स्टेटमेंट एक बार हम देख लेते हैं। एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डियल्स बाय फायर वाटर एंड पॉइजन्स वर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्टी ऑफ पर्सन, ये सही है। फायर फायर मतलब ऑर्डियल्स बाय फायर वाटर्स पॉइजन्स वगैरह दे करके पनिशमेंट दिया जाता था ऑफेंसेस का उस टाइम पे, ठीक। थर्ड क्या कह रहा है? ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटी एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, ये भी सही है। बैरियर स्टेशन और फेरीज पे ट्रेड्समैन को ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ती थी, ह्यून तशांग ने ऐसा मेंशन किया था और ये बात सही भी है, ठीक। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, देखो आंसर भी है सेकंड और थर्ड। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, रोड एंड रिवर रूट्स वर नॉट कम्प्लीटली इम्यून फ्री, नॉट। ह्यून तशांग हिमसेल्फ वॉज लूटेड अ कपल ऑफ टाइम, अभी पीछे मैंने बताया ना कि ह्यून तशांग का खुद का बहुत बार सामान गायब हुआ है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कंप्लीटली रॉबरी फ्री था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड करेक्ट है। क्रिमिनल लॉज वर वेरी सेवर,
Mutilation was commonly practiced. Ordeal by fire, water and poisons were used to determine the innocence or guilt of a person. Third statement भी सही है. Duties were to be paid at trade barriers without fail. It was a source of income for the kingdom. ठीक है, ड्यूटीज वगैरह पेमेंट होती थी. ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स. ये भक्ति सेंट्स का नाम दिया हुआ है. आगे क्वेश्चन क्या पूछा, हु अमंग द अबव वाज वर preaching when the लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर. देखो ये क्या कह रहा है, जब लोधी डायनेस्टी फॉल कर रही थी और बाबर धीरे धीरे करके इंडिया में आ रहा था, बाबर ही तो हराया था लोधी डायनेस्टी को, तो लोधी डायनेस्टी फॉल कर रही थी और बाबर टुक ओवर कर रहा था, तो उस टाइम पे इनमें से कौन से भक्ति सेंट थे? क्या क्या दिया हुआ, दादू दयाल, गुरु नानक और त्याग रजा. तो कौन था उस टाइम पे? सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक जी थे, मतलब कि बी आंसर होगा. आइए हम देखते हैं. देखो बी आंसर. देखो गुरु नानक बॉर्न कब हुए थे? 1469. बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526. 1469 में ये बॉर्न हुए थे और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526. मतलब कि पूछ रहा है 1526 में उस टाइम पे कौन सेंट थे? तो गुरु नानक जो कि 1469 में बॉर्न हुए थे वो इस टाइम पर थे. सो व्हेन द बाबर वाज स्ट्रेंथनिंग द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, गुरु नानक वाज प्रीचिंग सिखिज्म इन इंडिया. ठीक है. अब ये देखो दूसरा, ये दो ऑप्शन दिया हुआ था ना, त्यागराज और दादू दयाल. त्यागराज अ कार्नेटिक म्यूजिक कंपोजर वाज बोर्न इन 1767. त्यागराज एक कार्नेटिक म्यूजिक कंपोजर थे जिनका जन्म ही 1767 में हुआ था और बाबर आया था 1526 में. काफ़ी टाइम बाद इनका जन्म ही हुआ था. दादू दयाल ये भी एक पोइट सेंट थे गुजरात के, जिनका जन्म 1544, मतलब कि बाबर के आने के बाद इनका जन्म हुआ था. ठीक है. तो ये याद रखिएगा कि बाबर जब आया था इंडिया में तो उस टाइम पे गुरु नानक जी थे, बाकी त्यागराज और दादू दयाल नहीं थे. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो 2013 का भी जो भी क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में पूछा हुआ था यूपीएससी में, उसको हमने डिस्कस कर लिया. अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बताएं. अब नेक्स्ट 2014 का क्वेश्चन हम देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट दे रखा है. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. दो स्टेटमेंट दे रखा है और पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है. तो आइए देखते हैं. बीजक इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल. कह रहा बीजक जो कंपोजिशन है, टीचिंग की कंपोजिशन है, क्या वो दादू दयाल की है? तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि बीजक किसकी टीचिंग का कंपोजिशन है? कबीर के टीचिंग का कंपोजिशन है. ये सब स्टैटिक पोर्शन से आपको लर्न करना होगा. ठीक है. बीजक टीचिंग का कंपोजिशन तो है बट सेंट दादू दयाल के नहीं बल्कि कबीर के. ठीक, तो यहाँ से हमारा ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. ठीक है. दूसरा क्या कह रहा है, फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज propounded बाय माधवाचार्य. ये कह रहा है जो पुष्टि मार्ग का फिलोसफी है वो माधवाचार्य द्वारा propound किया गया था. तो देखो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि पुष्टि मार्ग का जो फिलॉसफी है ये माधवाचार्य नहीं बल्कि वल्लभाचार्य द्वारा propound किया गया था. वल्लभाचार्य, तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा. पुष्टि मार्ग की जो फिलॉसफी थी वो वल्लभाचार्य द्वारा propound किया गया था, ना कि माधवाचार्य द्वारा. ठीक, तो ये आंसर भी हमारा नहीं होगा. तो हमारा आंसर क्या होगा? डी. देखते हैं. देखो डी. देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि बीजक, ये तो ध्यान दीजिएगा, बीजक कलेक्शन ऑफ आइडिया एंड टीचिंग किसके? कबीर का. वॉज एन इंडियन मिस्टिक पोएट एंड सेंट हु लिव्ड इन 15th सेंचुरी. तो बीजक क्या है? आइडियाज और टीचिंग का एक कलेक्शन. किसके? कबीर की. स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग फिलॉसफी का propound किया था. ठीक, याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग जो फिलॉसफी है उसको कौन propound किया था? वल्लभाचार्य ने. देखो वल्लभाचार्य को और क्या कहा जाता है? अचिनित भद्र. अचिनित भद्र स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा. वल्लभाचार्य, इनको अचिनित भद्र भी कहा जाता है. ये फर्स्ट पर्सन थे जो कि कृष्णा भक्ति को प्रमोट किए थे. ठीक, इन्होंने, ये तो याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग फिलोसफी को दिया था और साथ ही साथ शुद्ध द्वैत की जो फिलोसफी है, शुद्ध द्वैत, पुष्टि मार्ग की फिलोसफी और शुद्ध द्वैत की फिलोसफी भी कौन दिया था? वल्लभाचार्य. तो मान लो अगर पुष्टि मार्ग पे क्वेश्चन पूछ लिया है तो शुद्ध द्वैत पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग और शुद्ध द्वैत किसकी फिलोसफी थी? वल्लभाचार्य की. वल्लभाचार्य को और क्या कहा जाता था? अचिनित भद्र. वल्लभाचार्य को और क्या कहा जाता था? अचिनित भद्र. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेडुअल इंडिया द डेजिग्नेशन महातरा एंड पत्ता किला वर यूज्ड फॉर। ये कह रहा है कि मेडुअल इंडिया में जो वर्ड महातरा और पत्ता किला यूज होता था वो किसके लिए यूज होता था? मिलिट्री ऑफिसर्स? नहीं। विलेज हेडमैन? हाँ, विलेज हेडमैन के लिए महातरा और पत्ता किला वर्ड यूज होता था। ठीक है, ये जनरली किंग रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे। ठीक है, किंग के रिप्रेजेंटेटिव, और पत्ता किला पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, आइए देखते हैं। देखो, विलेज हेडमैन महातरा और पत्ता किला विलेज हेडमैन को कहा जाता था। देखो, महातरा, पत्ता किला, विलेज हेडमैन, पत्ता किला जनरली क्या थे? किंग्स रिप्रेजेंटेटिव इन द विलेज। तो ये याद रखिएगा, पत्ता किला किंग्स के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, विलेज में किंग्स के रिप्रेजेंटेटिव। और जहाँ पे महातरा नॉन ऑफिशियल्स थे, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स हुआ करते थे। ठीक, विलेज में किंग के रिप्रेजेंटेटिव को मेडुअल पीरियड में क्या कहा जाता था? पत्ता किला, और पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव को महातरा कहा जाता था। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2014 में भी जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे एंशिएंट और मेडुअल इंडिया में, वो हमने कवर कर लिया। अब हम 2015 के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इसेंशियल एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के बारे में पूछ लिया है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो, फ्यूडल सिस्टम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और पूछ रहा है कि फ्यूडल सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम आप लोग समझ लीजिए। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या था? एंशिएंट इंडिया में फ्यूडल सिस्टम चलता था, स्पेशली गुप्ता पीरियड वगैरह में। तो जैसे गुप्ता पीरियड बहुत बड़ा था। ठीक, तो क्या किए वो लोग, छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे डिवाइड कर दिया गया। ये मान लो पूरा पूरा एक है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, आप ये रूल करो, आप ये रूल करो, आप ये रूल करो, मतलब यहाँ के आप फ्यूडल हो। ओवरऑल तो ये इसके अंडर है, बट आप यहाँ के फ्यूडल हो। ये हो गया फ्यूडलिज्म। इससे क्या हुआ? सेंट्रलाइज नहीं रह गया पावर, यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, क्योंकि पावर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ही सही सबके पास हो गया। ठीक है, तो सेंटर, जो सेंटर होता है अब स्ट्रांग नहीं रह गया, सेंट्रलाइजिंग पावर नहीं रह गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक, तो फ्यूडल सिस्टम जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, पावर्स का सेंट्रलाइजेशन नहीं रहा, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलिए स्टेटमेंट्स को देखते हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब देखो, ये यहीं पे गलत हो गया। मतलब पूरा पढ़ता है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये गलत हो गया। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी कहाँ हुआ? स्ट्रॉन्ग कहाँ हुआ? बल्कि तो ये तो वीक हो गया ना। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी वीक हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। अब इन दोनों से ये पता चल रहा है कि हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। थर्ड क्या है? क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। हाँ, सही है। फ्यूडल लॉर्ड मतलब कि मान लो जैसे यहाँ के जो लॉर्ड्स थे, यहाँ जो सेंटर के लॉर्ड्स थे और यहाँ के लॉर्ड्स के बीच में लॉर्ड वेसल का रिलेशनशिप हो गया, ये सही है। दूसरा देखते हैं, emergence of an administrative structure based on control and possession of the land। हाँ, जो फ्यूडल सिस्टम है इसका क्या है? लैंड के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब कि ये इतना एरिया, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे लैंड के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सही है। ठीक, तो सेकंड भी सही है, मतलब बी आंसर होगा। इसमें ट्रिक नहीं है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। Feudalism in its various form usually emerged as a result of an decentralization of an empire। पीछे मैंने बताया फ्यूडलिज्म का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, एम्पायर का डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, विच लैक द ब्यूरोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू एडमिनिस्टर ग्रैंड एम्पायर्स। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। इसेंशियल फीचर ऑफ फ्यूडलिज्म वाज द एमर्जेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टू मेंटेन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड, लैंड पे पोजीशन और कंट्रोल। ठीक, मेन फीचर यही है किसका? फ्यूडलिज्म का। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। क्या है? अ पर्सन बिकेम अ वेरी वेसल बाय प्लेजिंग पॉलिटिकल एलिगेंसी एंड प्रोवाइडिंग मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सर्विस टू अ लॉर्ड। ठीक है, समझ में आया? आई होप आप लोगों को फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। मेडुअल इंडियन स्टेट्स का एक साइड नाम दिया है, उसके प्रेजेंट रीजन का नाम दे दिया है। ठीक है,
और आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो देखते हैं, चंपका सेंट्रल इंडिया, ये गलत है। क्यों गलत है बताइए? चंपका का प्रेजेंट नेम चांबा है, ठीक है, ये हिल स्टेट्स हैं, ये जो तीनों दिया हुआ है ये सब हिल स्टेट्स हैं, ठीक। दुर्गरा जम्मू, जम्मू का पहले का मेडवल इंडियन टाइम का क्या नाम था, दुर्गरा, ये सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, मतलब बी आंसर होगा, ठीक है। कुलूटा मालाबार, ये भी गलत है, कुलूटा कुल्लू, कुलूटा का प्रेजेंट नेम क्या है, कुल्लू, देखो बी आंसर होगा। आइए देखते हैं, 9th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ नंबर ऑफ हिल स्टेट्स, हमें पता है 9th सेंचुरी में हिल स्टेट्स का बहुत ज़्यादा राइज हुआ था, ठीक है। सम ऑफ विच मेंटेन देयर आइडेंटिटी अंटिल रिसेंट ईयर्स डिस्पाइट देयर वॉर्स विथ ईच अदर एंड फ्रीक्वेंट रेट्स फ्रॉम द प्लेन एरियाज। तो देखो मेडुअल इंडियन स्टेट्स के नेम है जिनका प्रेजेंट में नाम चेंज हो गया है, तो इसको आप लोग देखिए, चंपका चांबा, ये याद करिएगा आप लोग, ठीक है, आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चंपका चांबा, दुर्गरा जम्मू, कुलूटा कुल्लू, मालवा सेंट्रल इंडिया, कमरूपा असम, त्रिगार्ता जलंधर, उत्कला उड़ीसा, त्रिपुरा त्रिपुरा, ठीक है। 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये वाला याद हो जाएगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा and undertook to rule his new kingdom as the agent of deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। ये कह रहा है कि जो रिवर कृष्णा है उसके ट्रिब्यूटरी पे किसने एक नई सिटी का फाउंडेशन किया, और उसके बाद कृष्णा रिवर्स के साउथ में पूरा, ये कह रहा है कृष्णा रिवर के बैंक पे किसने एक न्यू सिटी का फाउंडेशन किया और बाद में चल करके कृष्णा रिवर के साउथ में ये जो पूरा एरिया था उसके किंगडम में कन्वर्ट हो गया, बताइए। हरिहर एंड बुक्का ने, हरिहर एंड बुक्का ये दोनों भाई थे, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का ये दोनों भाई थे, ये दोनों ने मिल करके किसका, विजयनगर, विजयनगर सिटी का फाउंडेशन किया था, कहाँ पे, रिवर कृष्णा के साउथ में, और बाद में चल करके ये पूरा एक किंगडम में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें कौन सा है, हरिहर फर्स्ट, याद रखिएगा, ठीक है, हरिहर और बुक्का साथ में। देखो सॉल्यूशन देखिए, विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री फाउंड हुआ था कब, 14th सेंचुरी में, किसके द्वारा, हरिहर और बुक्का, ठीक है, 1336 में, याद रखिएगा। इट इनकम्पास द इंटायर कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब पेनिनसुला एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू इट फर्दर मोस्ट साउदर्न पॉइंट। Harihar first founded a new city on the south bank of a tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land south of the river Krishna belong। ठीक है, समझ में आया ना, हरिहर और बुक्का ने मिलकर के विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन की थी, कहाँ पे, रिवर कृष्णा पर, रिवर कृष्णा के ट्रिब्यूटरी पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, बाबर का अराइवल भारत में क्या चेंजेस लाया, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, मतलब कि क्वेश्चन में पूछा है बाबर के अराइवल के बाद में इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए। तो आइए एक एक करके हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, नहीं ये नहीं है, ये बाबर के अराइवल पे नहीं आया था, ये मंगोल इन्वेजन के टाइम पे आया था, ये मंगोल इन्वेजन के टाइम पे 1519 में आया था, बाबर के अराइवल के बाद नहीं आया था, ठीक। तो फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ से हमारा आंसर थर्ड मिल गया। देखते हैं क्या थर्ड है, क्या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमरिड डायनेस्टी इन द रीजन, हाँ ये तो सही है कि बाबर के अराइवल पे तिमरिड डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हुआ, उससे पहले तिमरिड डायनेस्टी इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं थी। सेकंड क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, गलत है, क्योंकि आर्क एंड डोम तो दिल्ली सल्तनत से ही आ रहा है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के ही टाइम पे आर्क और डोम आर्किटेक्चर इंडिया में इंट्रोड्यूस था, तो ऐसा नहीं है कि वो बाबर के आने के बाद आया, ठीक। तो हमारा आंसर बी होगा, देखो बी, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, गन पाउडर फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, मंगोल इन्वेजन के दौरान। सेकंड स्टेटमेंट सही
इनकरेक्ट है, सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक स्ट्रक्चर डिटेल्स जैसे कि डॉम्स, आर्क्स, ये सब कब से है? दिल्ली सल्तनत टाइम से ही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि तिमुरिड्स एन इस्लामिक सुन्नी डायनेस्टी had two notable empire in history, Timurid Empire in Persia and Central Asia and Mughal Empire 1526 to 1857 in India। तो ये सही है कि बाबर के अराइवल के बाद इंडिया में तिमुरिड डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2015 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम 2016 के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ टर्म दिया हुआ है, दूसरी साइड डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन अबव इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, पूछ रहा है इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है। ठीक, तो आइए पहले टर्म्स को देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता रहता है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपने चैनल पे एंशियंट और मेडुअल हिस्ट्री से जो भी टर्मिनोलॉजी है उस पर वीडियो बना करके एज अर्ली एज पॉसिबल चैनल पे ले आएँ। ठीक, इरीपति, इरीपति में क्या दिया हुआ है, लैंड रेवेन्यू विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। सही है, इरीपति का मतलब वही होता है कि विलेज टैंक के मेंटेनेंस के लिए जो लैंड रेवेन्यू पहले से ही साइड करके रखा गया हो। ठीक है, तो फर्स्ट होगा, मतलब कि ये दोनों एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, तन्योर्स, विलेज डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। ये गलत है। तन्योर्स का मतलब क्या होता है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन में जो लार्ज विलेज हुआ करते थे वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एडमिनिस्टर्ड हुआ करते थे, उनको तन्योर्स कहा जाता था। ठीक है, न कि वो विलेज जो कि ब्राह्मण्स या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को डोनेट किया जाए। तो तन्योर्स का मतलब समझ में आया, चोला पीरियड में जो लार्ज विलेज होते थे वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे, उन्हीं को तन्योर्स कहा जाता था। सेकंड गलत है, डी आंसर होगा। थर्ड क्या है, घटिकास, कॉलेज जनरली अटैच टू टेम्पल्स। हाँ, टेम्पल से जो कॉलेज अटैच थे उनको घटिकास कहा जाता था, ये सही है। देखो सोल्यूशन देखते हैं। इरीपति, स्पेशल काइंड ऑफ लैंड डोनेटेड बाय इंडिविजुअल्स, रेवेन्यू फॉर विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। गांव में जो टैंक्स वगैरह होते थे उनके मेंटेनेंस के लिए जो रेवेन्यू पहले से ही साइड में करके रखा जाता था उनको इरीपति कहा जाता था। ठीक है, घटिकास का मतलब जेनरस डोनेशन वर गिवन टू प्लेस ऑफ स्टडी। ठीक, देखो अब यहाँ पे है तन्योर्स का मतलब चोला एडमिनिस्ट्रेशन में ओकेजनली लार्ज विलेज सिंगल यूनिट के अंदर एडमिनिस्टर्ड होते थे। वही मैं बोली ना, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एडमिनिस्टर्ड होते थे, उनको तन्योर्स कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका। ये कह रहा है कि इनमें से कौन एम्परर अशोका के एडिक्ट्स को डेसिफर्ड किया था, बताइए। जेम्स प्रिंसिप, जेम्स प्रिंसिप ने अशोका के एडिक्ट्स को पहली बारी डेसिफर्ड किए थे। ठीक है, जेम्स प्रिंसिप। सॉल्यूशन देखते हैं। जेम्स प्रिंसिप डेसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका कब, 1837। जेम्स प्रिंसिप्स एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये एक एज अ ऑफिसर थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स को डेसिफर्ड किया था। ठीक है, most widely known are the edicts of Ashoka which has been discovered in many parts of the country। ये एडिशनल कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि पहले पर्सन जिन्होंने अशोका के एडिक्ट्स को डेसिफर्ड किया था वो कौन थे, जेम्स प्रिंसिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वॉज द प्रोफेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसका ये प्रोफेशन था। क्या, क्रॉनिकल्स को मेमोराइज करवाना, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज और एपिक टेल्स को याद करवाना। क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज और एपिक टेल्स को याद करवाना किसका प्रोफेशन था। तो इसमें किसका था, मगधा। मगधा का ये प्रोफेशन था कि वो क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज और एपिक टेल्स को मेमोराइज करवाएं। देखो मगधा। सॉल्यूशन देखते हैं। मेमोराइजिंग क्रॉनिकल्स, डायनेस्टी हिस्ट्रीज, एपिक टेल्स, प्रोफेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लाइक सूतास एंड मगधास। बट ऑप्शन में सूतास कहीं दिया नहीं है, तो इसीलिए हम मगधास को ट्रिक करेंगे। हु आर डिसेंडेंट ऑफ प्रीस्ट फैमिली ऑफ द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे वो कौन थे, मगधास और सूतास, जिनका मेन प्रोफेशन क्या हुआ करता था, क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज और एपिक टेल्स को याद करवाना, मेमोराइज करवाना। ठीक है, और इसमें कुछ वर्ड्स और दिए हुए हैं ना, जैसे श्रमणा, परिवारजका, अग्रहरिका, ये इनको भी हम देख लेते हैं।
श्रमणा कौन हुआ करते थे? सीकर, वन हु परफॉर्म एक्ट्स ऑफ ऑस्टेरिटी, मतलब कि जो सिर्फ तपस्या वगैरह करते थे उनको श्रमणा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? अग्रहरिका, लुक्ड आफ्टर द लैंड गिवन इन चैरिटी। देखो अग्रहरा का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ लैंड। अग्रहरा का मतलब क्या हुआ करता था? लैंड जो कि प्रिस्ट्स वगैरह को दे दिया जाए। ठीक, अब जो प्रिस्ट इस लैंड को देख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उस पर अपना काम कर रहे हैं, उनको अग्रहरिका कहा जाता था। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट कौन है? परिवारजका, मतलब कि वन हु रोम्स अराउंड, जो अपना घर बार छोड़ करके सिर्फ इधर उधर वॉन्डर करते हैं, रियूनिकेट करते हैं, वॉन्डर करते हैं। ठीक है, जैसे कि गौतम बुद्धा थे, मखाली गौशाला, ठीक है, वर्धमाना महावीरा। इन सारे एग्जाम्पल से तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, परिवार जगह का मतलब समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 4। विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडुअल इंडिया, द टर्म अग्रहता रिफर्स टू। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे अग्रहता है और यहाँ पे अग्रहरा है। ठीक है, ये पूछ रहा अग्रहता का मतलब क्या होता है, इसीलिए हम टर्मिनोलॉजी का वीडियो जल्द से जल्द चैनल पे लाएंगे। तो अग्रहरता का मतलब यहाँ क्या है? वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। लैंड के इरिगेशन के लिए जो वाटर व्हील यूज़ किया जाता था उसको अग्रहता कहा जाता था। ठीक है, आंसर सी होगा। देखो, वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। पर्सियन व्हील हैज़ बीन रिफर्ड टू एज अग्रहता इन एंशियंट संस्कृत राइटिंग्स। ठीक है, टर्म अराघता डिराइव्स द वर्ड फ्रॉम द अरा। अरा का मतलब स्पोक। स्पोक का मतलब क्या? जो ऐसे चक्र टाइप का होता है। ठीक है, स्पोक। एंड घता का मतलब पॉट। ठीक, देर इज अ एविडेंस टू सपोर्ट द थियरी दैट इंडिया वॉज द ओरिजिन ऑफ दिस मेथड ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ओपन वेल्स। ठीक है, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा। बट अग्रहता का मतलब समझ में है? पर्सियन व्हील इसका मतलब होता था, और इसको संस्कृत में अग्रहता कहा जाता था। ठीक है, अग्रहता मतलब यहाँ से क्लियर हुआ ना, वाटर व्हील यूज इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देवा द रूलर ऑफ विजयनगरा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है कृष्ण देवा के टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड, और क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। पूछ रहा है इन स्टेटमेंट्स में से, ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? कृष्ण देवराया के टैक्सेशन सिस्टम से। और पूछा है क्वेश्चन कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। हाँ, हाँ, कृष्णदेव के टाइम पे ये था कि जो टैक्स रेट था वो किस पे डिपेंड करता था? क्वालिटी ऑफ लैंड। 1/3 और 1/6, जिसकी जैसी लैंड की क्वालिटी होती थी वैसे टैक्स लिया जाता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड ऑन इंडस्ट्री टैक्स। ये कह रहा है कृष्णदेवा के टाइम पे जो वर्कशॉप के प्राइवेट ओनर्स हुआ करते थे, क्या वो इंडस्ट्री टैक्स देते थे? तो हाँ, ये भी सही है, हमारा सी आंसर होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी विजयनगर एम्पायर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस चीज़ का हुआ? टैक्सेशन वगैरह का हुआ। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में टैक्सेशन का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, सी आंसर होगा। देखो, फर्स्ट करेक्ट है, टैक्स रेट वॉज फिक्स्ड बिटवीन 1/3 एंड 1/6। पीछे बताया ना, 1/3 और 1/6 डिपेंड करता था लैंड की क्वालिटी क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, कॉमर्शियल टैक्स कंसिस्टिंग लेवीज ड्यूटी एंड कस्टम्स on manufactured articles of trade were also levied. Private owners of workshop are also paid on industry tax. ठीक है, प्राइवेट ओनर, वर्कशॉप के जो प्राइवेट ओनर हुआ करते थे वो इंडस्ट्री टैक्स पे करते थे। इन एडिशन टू लैंड टैक्स देयर वर टैक्सेस लेविड ऑन शॉपकीपर्स, फार्म वर्कर्स, फार्म सर्वेंट, लेबरर्स, पोस्टर्स, शू मेकर्स। मतलब ओवरऑल सब पे टैक्स, किसी ना किसी जो भी काम करते थे उस पर टैक्स लगते थे। ठीक, इसीलिए मैंने कहा ना विजयनगर एम्पायर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस चीज़ की है? टैक्सेशन सिस्टम पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछ भी सकता है आगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडुअल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ये मेडुअल इंडिया से क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछ रहा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है या कौन कौन सा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सिद्धार्थ सिताराज ऑफ तमिल रेन वर मोनोथेस्टिक एंड कंडेम्ड आइडियोलेट्री। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ये ध्यान दीजिएगा, तमिल रेन में जो सिताराज थे वो मोनोथेस्टिक थे
ठीक है, मोनोथेस्टिक थे मतलब भगवान एक होते हैं, ऐसे अलग अलग भगवान नहीं होते हैं। और आइडियोलेट्री को ये ऑपोज किया करते थे। ये सही है, सितारास का यही मानना था। ठीक, दूसरा यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, लिंगयत्स ऑफ कन्नड़ रेन क्वेश्चन द थियरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की। ये भी सही है। कन्नड़ रेन के लिंगयत्स जो थे वो क्या करते थे, रीबर्थ की जो थियरी थी उस पर क्वेश्चन मार्क करते थे और कास्ट हायरार्की मतलब कास्टिज्म को अपोज करते थे। ये भी सही है। आंसर हमारा सी हो गया। ये देखते हैं इसको सॉल्यूशन अच्छे से समझते हैं। सिद्धार्थ कंडेम्ड आइडियोलेट्री, सिद्धार्थ आइडियोलेट्री को अपोज किया करते थे। दे एडवोकेटेड रीयूनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, रीयूनिकेशन ऑफ वर्ल्ड पे ये बिलीव करते थे। टू देम पाथ टू साल्वेशन लीज इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ इट। इनके अकॉर्डिंग साल्वेशन कैसे लिया जा सकता है, मेडिटेशन के थ्रू। तो ये ध्यान दीजिएगा, सिद्धार्थ जो थे वो आइडियोलेट्री को अपोज किया करते थे, उनके वो रीयूनिकेशन पे बिलीव करते थे। और साल्वेशन कैसे अचीव किया जा सकता है, मेडिटेशन के थ्रू। देयर आर 18 सिद्धार्थ हु आर कंसिडर्ड एज पिलर्स ऑफ सिद्धा मेडिसिन अकॉर्डिंग टू तमिल ट्रेडिशन। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। लिंगयत्स ने चैलेंज किया था, लिंगयत्स चैलेंज करते थे किसको, आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पॉल्यूशन। और लिंगयत्स थियरी ऑफ रीबर्थ पर भी क्वेश्चंस किया करते थे। ठीक, तो आइडिया ऑफ कास्ट और थियरी ऑफ रीबर्थ पे क्वेश्चन कौन किया करता था, लिंगयत्स। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंजारास ड्यूरिंग मेडुअल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली, मेडुअल हिस्ट्री में बंजारास किसको कहा जाता था, ट्रेडर्स को। देखो, ड्यूरिंग इंडियन मिडिल एज बंजारास वर जनरली मर्चेंट्स, दे रिफर टू देयर कारवेंस एज टांडा। During the reign of Alauddin Khilji, Banjaras had a significant for the purpose of transporting grain to the markets in the cities. Alauddin Khilji used the Banjaras. अलाउद्दीन खिलजी ही बंजारास वर्ड यूज किए थे। ठीक, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मतलब एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह ले जाने का काम किसका था, बंजारास का। इसीलिए तो इन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए अब हम 2017 का क्वेश्चन देखते हैं, एंशिएंट और मिडल हिस्ट्री से क्या पूछा हुआ है। देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऋग्वैदिक आर्यन और इंडस वैली पीपल के बारे में स्टेटमेंट्स दिया है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमें वो चूज करना है। तो ये देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, ऋग्वैदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, whereas people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using। ये स्टेटमेंट सही है। हाँ, ऋग्वैदिक आर्यंस कोट ऑफ मेल और हेलमेट्स वगैरह वॉरफेयर में ही यूज़ करते थे। ऐसा कोई एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिला है। ठीक, तो पहला सही है, इससे ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यंस नो गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, वेयर इंडस वैली पीपल नो ओनली कॉपर एंड आयरन। ये गलत हो गया, क्योंकि इंडस वैली पीपल को गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी पता था। ठीक है, सेकंड नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। ठीक, थर्ड देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यंस हैज डोमेस्टिकेटेड द हॉर्सेस, वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। ये भी सही है, सी आंसर होगा। क्योंकि हमने देखा है, यूपीएससी ने ये एक्सेप्ट किया है कि इंडस वैली पीपल को हॉर्स जो एनिमल है उसके बारे में मतलब उसके बारे में वो अवेयर नहीं थे, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड होगा। ये देखते हैं, देखो, फॉर ऑफेंसिव वेपन्स वैदिक आर्यंस हैव द बो एंड एरो, स्पेयर, डैगर, एक्स, एंड फॉर डिफेंसिव आर्मर्स द हेलमेट, कोट ऑफ मेल्स। ठीक है, ये सब यूज करते थे कौन, वैदिक आर्यंस के लोग। इंडस वैली पीपल में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। सेकंड इनकरेक्ट है, द मेटल्स विच द इंडो आर्यंस यूज्ड इन द टाइम ऑफ ऋग्वेदा आर गोल्ड एंड कॉपर और ब्रॉन्ज, बट अ लिटिल लेटर दीज मेटल्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिल्वर एंड आयरन। एमंग द इंडस वैली पीपल सिल्वर इज मोर कॉमन देन गोल्ड। ठीक है, मतलब सिल्वर गोल्ड ये लोग इंडस वैली पीपल के लोग जानते थे। समझ में आया। थर्ड तो पता ही है कि हॉर्स के बारे में ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या करे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ककटिया किंगडम। देखो, ऐसे सारे क्वेश्चंस करना ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस करना हो, ऐसे सारे क्वेश्चंस को हमें पेपर में छोड़ना होता है। बट यहाँ पे आप देख लीजिए, ककटिया किंगडम का इंपॉर्टेंट सी पोर्ट पूछ लिया, इतना डिटेल में कोई थोड़ी ना देखेगा। बट इसका आंसर क्या है, देखिए, मोटुपल्ली।
देखो देखते हैं। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है, काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट वॉज कमीशनड बाई गवर्नमेंट ऑफ एपी कब 1997 में, तो वो ककटियास के टाइम में कहा था। बी सही है, मोटूपली चीफ पोर्ट ऑफ ककटियास पोर्ट एंड दिस पोर्ट वाज विजिटेड बाय वियतनाम ट्रेवलर मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो यहाँ पे विजिट किए थे। सी भी इनकरेक्ट है, मछलीपट्टनम मेन पोर्ट गोलाकोंडा किंगडम का था, न कि ककटियास का। डी नेलुरु पोर्ट टाउन वॉज पार्ट ऑफ ककटिया किंगडम इन द 13th सेंचुरी, लेटर इट चेंज हैंड्स बिटवीन ककटियाज एंड पांड्यास। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब 2018 के क्वेश्चंस को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स एलेबोरेटली डिस्कस डायमंड एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। ये कह रहा है इसमें से कौन सा फॉरेन ट्रेवलर डायमंड और डायमंड माइंस, इंडिया में डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में डिटेल वे में डिस्कस किया है। तो जीन बैप्टाइज टेवर्नियर इन्होंने इंडिया में डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में एलेबोरेटली बताया था। देखो देखते हैं सॉल्यूशन। जीन बैप्टाइज ट्रेवनर वॉज अ वेल नोन जेम ट्रेडर एंड ट्रेवलर। ये जेम ट्रेडर और ट्रेवलर थे ही। ठीक है, इन 17th सेंचुरी फ्रांस। ही वॉज एन इंडिपेंडेंट ट्रेवलर एंड ट्रेडर हु बिटवीन द ईयर 1630 एंड 1668 मेड 6 ट्रेवल टू पर्सिया एंड इंडिया कवरिंग 60,000 लीग्स ऑन हिज ओन एक्सपेंसेस। खुद के एक्सपेंसेस पे ये इतनी बारी पर्सिया से इंडिया ट्रैवल किए थे। ठीक, टेवर्नियर ब्लू डायमंड विच टेवर्नियर डिस्कवर्ड और ब्रॉट इन 1666 इज व्हाट मेड हिम मोस्ट फेमस। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। किसकी वजह से? इन्होंने एक डायमंड की खोज की थी 1666 में, टेवर्नियर ब्लू डायमंड, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ही वेंट इनटू ग्रेट डिटेल ऑन इंडियन डायमंड एंड डायमंड माइंस। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।